आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस चैनल पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोगों ने कल पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2। रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2 को पढ़ने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि सबसे पहला काम होता है क्या, आप टेरेस्ट्रियल एनिमल में वह जो कि जमीन पर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उसमें क्या होता है कि लंग्स उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे अभी उसका स्ट्रक्चर। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लिया जाता है, आता है, पहुंचता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन होने के बाद वह जो ऑक्सीजन है वह ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंटर करता है। तो कहां पर इंटर करता है? जहां पर ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करता है उसको हम कहते हैं लंग सरफेस। और जिस मैकेनिज्म के द्वारा लंग सरफेस पर ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कहने का मतलब कि इनहेलेशन प्लस लंग सरफेस पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, ये सब किसमें आता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। जब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो चुका है ब्लड सर्कुलेशन में, तो ब्लड के द्वारा ये कहां पहुंचेगा? टिश्यू सरफेस पर पहुंचेगा। जब टिश्यू सरफेस पर पहुंचेगा तब ऑक्सीजन का जो दूसरा डिफ्यूजन होगा वो कहां से कहां होगा? ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यू के अंदर। तो जब टिश्यू सरफेस पर ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर इंटर करता है, वह जो मैकेनिज्म है वह भी क्या है? डिफ्यूजन ही है। और उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन इंटर करता है तब क्या होगा? जो आपका फूड मटेरियल है सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर जो स्टोर है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है, इसको शरीर से बाहर निकलना है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि टिश्यू सरफेस पर टिश्यू से ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करता है। यहां पर जो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के द्वारा CO2 ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करता है। इसके बाद इस CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है कहां से कहां तक? टिश्यू सरफेस से लंग सरफेस पर। अब ये जब लंग सरफेस पर पहुंचता है तो यहां पुनः एक बार डिफ्यूजन होता है ब्लड सर्कुलेशन से लंग्स के अंदर, और फिर एक्सहेलेशन के द्वारा ये शरीर से बाहर चला जाता है। तो यहां लंग्स में देखिए, एक में ऑक्सीजन लिखा हुआ है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कतई मतलब नहीं है कि एक लंग्स में ऑक्सीजन होता है, एक लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहने का मतलब कि आपको साफ से और अच्छे तरीके से समझ में आए, इसके लिए ये जो है अलग अलग तरीके से दोनों लंग्स में रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि इस लंग्स के अंदर O2 भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। यहाँ पर भी O2 होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। यहाँ पर जब डिफ्यूजन की ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो लंग्स से जब ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन में आता है, ठीक उसी समय ब्लड सर्कुलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर डिफ्यूजन होता है उसका। यहां पर भी जब डिफ्यूजन ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन का टिश्यू के अंदर होता है तो ठीक उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिफ्यूजन टिश्यू से ब्लड सर्कुलेशन में होता है। तो यहाँ दो पार्ट में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को दिखाया गया है। ये जो आधा पार्ट जो इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मेरा जो लेफ्ट हैंड पड़ेगा, इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो आधा पार्ट है इसमें लिखे हैं हमने ऑक्सीजन रिच ब्लड। कहने का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, या कह सकते हैं इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें ऑक्सीजन होगा, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, क्योंकि ये लंग्स से टिश्यू की तरफ जा रहा है। और वहीं पर ये जो दूसरा पार्ट है इसमें लिखा है CO2 रिच ब्लड। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ इस इधर से जो ब्लड जा रहा है इसमें सिर्फ CO2 होगा, ऑक्सीजन भी उसमें अंदर होगा, लेकिन ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होगा।
तो ये हो गया CO2 रिच इस पार्ट में, और ये हो गया ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये कल का जो पूरा लेक्चर था उसकी ये समरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2। तो इसके अंतर्गत अब हम लोग सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और तब उसके बाद हम बात करेंगे कि इनहेलेशन का प्रोसेस कैसे होता है और फिर एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो आइए अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर और उसके बाद मैकेनिज्म, ऑक्सीजन कैसे अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लंबा सा ऊपर की तरफ, ये है आपका ट्रैकिया इसको बोलते हैं। और ये जो ट्रैकिया है आगे चल करके 2 पार्ट में बढ़ जाता है, और ईच पार्ट जो है ये लंग्स के अंदर इंटर करता है। तो लंग्स के अंदर ट्रैकिया का कौन सा हिस्सा इंटर करता है? जो हिस्सा ट्रैकिया का लंग्स के अंदर इंटर करता है उसको कहते हैं ब्रोंकी, या एक को हम कहते हैं ब्रोंकस। ये ब्रोंकी जो है अंदर जाकर के लंग्स के बहुत सारे ब्रांच में बढ़ जाता है, ये ब्रांच। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं ब्रैंकियोल, और इस ब्रैंकियोल से जो ब्रांच निकलता है उसको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। और ये जो एल्वियोलर डक्ट है यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं एल्वोली। तो ये है आपका ट्रैकिया, और इसको हम कहते हैं, ये है ब्रोंकी। दो को ब्रोंकी, एक को ब्रोंकस, और ये है आपका लंग्स। लंग्स की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है, और ये जो ब्रैंकी है ये जो बटा रहता है ब्रांचेज में, तो ब्रैंकी से जो डायरेक्ट ब्रांच निकलता है उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, उससे जो ब्रांच निकलता है उसको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट फाइनली टर्मिनेट हो जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं एल्वियोली। तो यहां से देखिए कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हो गया नंबर 1 ट्रैकिया, इसके बाद जो दूसरा नंबर आ गया ये किसका आ गया? ब्रोंकी या ब्रोंकस। जो तीसरा ब्रांच हो गया इसको कहते हैं ब्रैंकियोल्स, फिर उससे बनता है 4th एल्वियोलर डक्ट, और फिर फाइनली वो टर्मिनेट कर जाता है एल्वियोली में। जो एल्वियोली होता है वह अंगूर के गुच्छे की तरह झुंड में पाया जाता है लंग्स के अंदर। इसके अतिरिक्त लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लूरा। ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरा, और यह जो मेम्ब्रेन है यह डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें 2 लेयर पाया जाता है, और जो लंग्स से चिपका हुआ रहता है लेयर उसको हम कहते हैं विसरल लेयर, और जो लंग्स से चिपका हुआ नहीं है उसको कहते हैं पेराइटल लेयर। ये दूसरे कलर से यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। एक तो हो गया आपका विसरल लेयर और एक हो गया पेराइटल लेयर। तो जो विसरल है वो लंग से चिपका हुआ रहेगा,
और जो पैराइटल है वो किस चीज से चिपका हुआ रहेगा, वो आपका थोरैसिस कैविटी। थोरैसिस कैविटी ये किस चीज से बनता है, रिब्स और वर्टेब्रल कॉलम से बनता है। तो ये सब रिब्स हैं, 12 रिब्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक इसी तरीके से इधर भी होगा। ये आपका ये थोरैसिस कैविटी का पूरा रीजन नहीं है, हाफ रीजन है। और ये जो थोरैसिस कैविटी होता है यह एयर टाइट होता है। तो 12 रिब्स होंगे, तो इस तरह से हर डॉट जो है एक रिब्स को रिप्रेजेंट करेगा। और दो लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए दोनों के बीच में यह लिक्विड है। और यह लिक्विड जिसके अंदर भरा रहता है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो ये व्हाइट कलर का हो गया आपका लिक्विड, दोनों लेयर के बीच में यह लिक्विड है, प्लूरल फ्लूइड। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड है, क्योंकि इसी लिक्विड के वजह से दोनों लेयर जो कि विसरल और पैराइटल है वो आपस में क्या होता है, जुड़े रहते हैं। वो अलग कभी नहीं होता है। जब ये दोनों अलग अलग हो जाएगा तब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब क्लियर हो गया। एक का स्ट्रक्चर, ये तो येलो कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लंग्स है। लंग्स के जस्ट बाहर जो एक चिपका हुआ है ये हो गया आपका विसरल मेम्ब्रेन, और इससे बाहर हो गया आपका पेराइटल मेम्ब्रेन, और सफेद में जो बीच में है उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये दोनों लेयर के बीच में पाया जाता है ये प्लूरल फ्लूइड। तो ये है आपका थोरैसिस कैविटी, इसको कहते हैं थोरैसिस कैविटी। इस थोरैसिस कैविटी से जो चिपका हुआ मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं पैराइटल। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं हम विसरल मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच की कैविटी में ये सफेद रंग से दिख रहा है, ये है आपका प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। और फिर यह जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये है पैराइटल मेम्ब्रेन, और ये है आपका ये है प्लूरल फ्लूइड, और ये है आपका पैराइटल मेम्ब्रेन, और दूसरा है ये विसरल मेम्ब्रेन। ये है मेम्ब्रेन। इसके अतिरिक्त एक और स्ट्रक्चर होता है, यह जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं डायफ्राम। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायफ्राम। तो यह है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस ट्रैकिया से पहले का जो स्ट्रक्चर है वहां पर ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो कहाँ से आता है एयर आएगा कहाँ से? सबसे पहले आप चलें नोज से। नोज के बाद जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा फेरिंग्स।
फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा लैरिंग्स, और फिर लैरिंग्स जो है ट्रैकिया में ओपन होगा, खुलेगा, और फिर यह ट्रैकिया आगे चल करके दो ब्रांच में बटेगा। प्रत्येक को कहते हैं ब्रोंकी, और ब्रोंकी के ब्रांच निकलेंगे उसको कहेंगे ब्रैंकियोल्स, और ब्रैंकियोल्स के बाद एल्वोलर डक्ट, और फिर उसके बाद एल्वोली। तो ये एक्चुअल में यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये है आपका ब्रैंकियोल्स, ब्रैंकियोल्स। तो पूरा जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है हम लोगों का, वो कहाँ रहता है? लंग्स जो है, और ये सब क्या है? रेस्पिरेटरी पैसेज है। ये पैसेज और लंग्स मिल करके पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक होता है रेस्पिरेटरी पैसेज जिससे हवा अंदर घुसता है, दूसरा होता है दो लंग्स, और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है डायफ्राम, और फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक एयर टाइट कैविटी के अंदर बंद रहता है जिसको हम कहते हैं थोरेसिस कैविटी। और उस थोरेसिस कैविटी को बनाता कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? रिब्स से बनता है और वर्टेब्रल कॉलम, ये मिल करके बनाता है थोरेसिस कैविटी। यानी कि ये जो आपका थोरेसिस कैविटी है ये पूरी तरीके से नीचे से पैक रहता है डायफ्राम के द्वारा, और आउटर अपर एंड तक ये पूरा का पूरा जो है एक एयर टाइट स्ट्रक्चर है। अगर इसमें छेद हो जाए तो ये जो आपका लंग्स है वह कोलैप्स कर जाएगा और उससे बहुत तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फिर से नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स से आ गया ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रैंकियोल्स, फिर एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर डक्ट फाइनली टर्मिनेटेड इनटू एल्वोली। तो ये है आपका एयर पैसेज। तो एक हो गया एयर पैसेज, दूसरा टू लंग्स, लेफ्ट एंड राइट, दो लंग्स इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा एक डायफ्राम होता है जो कि बॉटम सरफेस पर होता है, नीचे वाले सरफेस पर दोनों लंग्स के नीचे एक डायफ्राम लगा रहता है, एक मस्कुलर लेयर है, इसके अंदर मसल्स होते हैं जिसको हम रेडियल मसल्स कहते हैं। उसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसको देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। इसके अलावा दो लंग्स के चारों तरफ क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरा, वह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बाहर वाले को हम क्या कहते हैं? जो कि थोरेसिस कैविटी से चिपका हुआ रहता है उसको हम कहते हैं, ये जो थोरेसिस कैविटी से चिपका हुआ जो लेयर है मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेराइटल। और जो अंदर की तरफ लंग से चिपका हुआ है उसको हम कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और उस कैविटी के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। वह प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? दोनों मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ के रखता है। जैसे ग्लास के दो स्लाइड्स देखे होंगे जिसमें ब्लड टेस्ट करवाने के लिए अगर गए होंगे कभी, तो जो ब्लड फिल्म बनाता है तो उसके लिए एक स्लाइड लाता है। तो दो स्लाइड अगर एक साथ मिला के रखेंगे हम ऐसे ही ड्राई कंडीशन में, तो दोनों को हम आसानी से अलग कर देंगे। लेकिन दोनों के बीच में अगर पानी की लेयर 2-3 बूंद डाल दी जाए और उसके बाद दोनों को चिपका दिया जाए तो दोनों स्लाइड को हटाने में काफी परेशानी होगी, वो आसानी से नहीं हटेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो पेराइटल मेम्ब्रेन है और विसरल मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में उस लिक्विड के वजह से दोनों मेम्ब्रेन आपस में सटा होता है और जो अलग नहीं होता है। पेराइटल मेम्ब्रेन बाहर से और विसरल मेम्ब्रेन अंदर लंग्स सरफेस पर सटा होता है, ये चिपका रहता है यहाँ पर। तो होता क्या है? अगर आप लंग्स को बाहर निकालेंगे तो लंग्स जब बाहर निकलता है तो कोलैप्स कर जाता है, और थोरेसिस कैविटी को जब बाहर निकालेंगे आप तो वह थोरेसिस कैविटी एक्सपैंड करेगा। इस तरीके से थोरेसिस कैविटी बाहर की तरफ ऐसे फैल जाएगा, होना चाहिए था, लेकिन जब वो अंदर रहता है तो ये प्रॉपर शेप में रहता है। लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा? ऐसे एक्सपेंड करेगा। और लंग्स क्या होता है? इन्फ्लेटेड होता है,
फैला हुआ रहता है, ये लंग्स ऐसे फैला हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकालिएगा ये कोलैप्स कर जाएगा और ये सिकुड़ेगा। तो लंग्स की टेंडेंसी है जब हम थोरेसिस कैविटी से बाहर निकालेंगे लंग्स को तो वो कोलैप्स करेगा, और थोरेसिस कैविटी को जब हम बाहर निकालेंगे तो वो क्या है, एक्सपैंड करेगा। देखिए ये कंडीशन में है, ये एक्सपैंड कर गया, और लंग्स जो है इस कंडीशन में था, इन्फ्लेटेड में था, अब ये क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो प्लूरल पेराइटल मेम्ब्रेन है या विसरल मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो लिक्विड है वह एक दूसरे से चिपका रहता है, जिसके वजह से जो थोरेसिस कैविटी है ना तो एक्सपैंड करता है और लंग्स जो है ना ही कोलैप्स करता है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से जो लंग्स और थोरेसिस कैविटी एक प्रॉपर साइज में, नॉर्मल साइज में रहता है। तो लंग्स ना तो कभी कोलैप्स करता है और ना ही थोरेसिस कैविटी कभी एक्सपैंड करता है। तो यह है सिग्निफिकेंस इसका पैराइटल और विसरल मेम्ब्रेन का। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया, अब इसके मसल्स के बारे में जानते हैं, जो मसल्स रेस्पॉन्सिबल है इनहेलेशन के लिए और एक्सहेलेशन के लिए। तो कौन कौन से मसल्स हैं इसके अंदर, देखिए मसल्स एक पाया जाता है रिब्स में रिब्स मसल्स, रिब्स। जो दूसरा मसल्स है वो डायफ्राम में पाया जाता है, और जो तीसरा मसल है वो आपका एब्डोमिनल मसल्स कहलाता है, एब्डोमिनल। तो तीन तरीके के मसल्स हैं, एक मसल्स रिब्स में मिलेगा, एक मसल्स डायफ्राम में मिलेगा, और एक मसल्स एब्डोमेन में पाया जाएगा। तो एब्डोमिनल मसल्स डायफ्राम के नीचे होता है, दीज आर द एब्डोमिनल मसल्स। ये है आपका एब्डोमिनल मसल्स। डायफ्राम के अंदर जो मसल्स पाया जाता है उसको कहते हैं रेडियल मसल्स, और रिब्स के अंदर दो तरीके के मसल्स होते हैं, एक रिब्स के सरफेस पर बाहर से लगा रहता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकस्टल मसल्स, और एक रिब्स के अंदर से लगा रहता है जिसको कहते हैं इंटरनल इंटरकस्टल मसल्स। तो रिब्स में दो तरीके, एक होगा आपका एक्सटर्नल इंटरकस्टल मसल्स और दूसरा होगा इंटरनल इंटरकस्टल मसल्स। तो आप सिर्फ इतना ही जानिए कि रिब्स के अंदर एक बाहर से मसल्स की लेयर पाई जाती है और एक अंदर से मसल्स की लेयर पाई जाती है। एक मसल्स होता है डायफ्राम में और एक होता है एब्डोमेन में। तो ये तीनों मसल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर से या वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर लेना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक के बाद दूसरा अल्टरनेट तरीके से काम करता है। और इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। उसके लिए हम एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होगा, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर जाएगा, तो इसको कहते हैं ब्रीदिंग। और इसका दूसरा नाम है वेंटिलेशन भी कहा जाता है, और इसी को कहते हैं वेंटिलेशन। इसको कहते हैं हम वेंटिलेशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनहेलेशन कैसे होता है और एक्सहेलेशन कैसे होता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन भी कहते हैं। या अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा बाहर से ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में सबसे पहला पार्ट है उसका इनहेलेशन, या इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन भी कहा जाता है, और एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन। तो सबसे पहले इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होगा, इन मसल्स का कहां रोल है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन रिब्स मसल्स।
Contraction takes place in muscles of diaphragm and contraction takes place in abdominal muscles. जब ये तीनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, ये देखिए डायफ्राम जो है ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होगा जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो थोरेसिस कैविटी है इसकी ये इधर की तरफ दोनों तरफ फैलेगा और ये जाएगा नीचे की तरफ। ये थोरेसिस कैविटी बाहर की तरफ मूव करेगा, ऐसे ऐसे की मूव करेगा और ये जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए रिब्स, डायफ्राम और एब्डोमिनल कैविटी के जितने भी मसल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेज, और जब प्रेशर घटेगा तब क्या होगा, जो आउटवर्ड प्रेशर इज मोर, इनवर्ड प्रेशर इज लेस, तब बाहर से हवा जो है लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा और इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनहेलेशन को और क्या कहते हैं हम, इंस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका इनहेलेशन। एक्सहेलेशन कैसे होगा, एक्सहेलेशन में जस्ट अपोजिट होगा, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सभी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। जब रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस इन रिब्स मसल्स, रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस इन डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस इन एब्डोमिनल मसल्स। जब ये रिलैक्स करेगा तब डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, डायफ्राम ही नहीं आएगा, ये जो थोरेसिस कैविटी है ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचने की कोशिश करेगा। जब ये ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचने की कोशिश करेगा तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा लंग्स के अंदर। तो कैसे तो तब क्या होगा कि जो लंग्स का वॉल्यूम था पहले एक्सपेंड किया था वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेज, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेज, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तब जाकर के अंदर से हवा, यानी कौन सी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, इस जो रेस्पिरेटरी पैसेज से होकर के बाहर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। तो कौन सा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और ये ऑक्सीजन इसी पैसेज से आए। इनहेलेशन में ऑक्सीजन इस पैसेज के द्वारा लंग्स के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इस पैसेज के द्वारा लंग्स से बाहर चला जाएगा। तो ये है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म या वेंटिलेशन भी इसको कहते हैं। तो फिर से एक बार, ये तीन मसल्स, रिब्स, डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स, इसमें सबसे पहले हम इनहेलेशन की बात करेंगे। इनहेलेशन, ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होगा इनहेलेशन और दूसरा स्टेप होगा एक्सहेलेशन। देखिए इनहेलेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन रिब्स मसल्स, मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। रिजल्ट क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज, प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेज, आउटवर्ड प्रेशर इज मोर। नतीजा क्या होगा कि बाहर से हवा लंग्स के अंदर दौड़ के पहुंच जाएगा। इनहेलेशन कंप्लीटेड। दूसरा स्टेप्स जो है आपका एक्सहेलेशन, उसमें क्या होगा, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो सारे के सारे मसल्स रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस इन रिब्स मसल्स, मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। नतीजा क्या होगा कि जो लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेज, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेटरी पैसेज के द्वारा एटमॉस्फेयर में बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सहेलेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस whereas एक्सहेलेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। इनहेलेशन में एनर्जी खर्च होता है जबकि एक्सहेलेशन में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होता, एटीपी खर्च नहीं होता है। तो जैसे आप पहाड़ के ऊपर से अगर साइकिल पर बैठ जाइए तो आराम से ढुलकता हुआ, बिना कोई एफर्ट के, बिना कोई एनर्जी खर्च किए हुए आप नीचे पहुंच जाएंगे।
लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ना है तो आपको पेडल लगाना पड़ेगा, एटीपी खर्च करने पड़ेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जो इनहेलेशन का प्रोसेस है वह एक्चुअल में वो अपहिल वर्क है, इस पे एनर्जी खर्च होता है। लेकिन जो एक्सहेलेशन है इट इज ए डाउनहिल वर्क, ये पैसिव प्रोसेस है। इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझ गए। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में पहला स्टेप में क्या होगा, ये सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनहेलेशन हो जाएगा, और जब ये मसल्स रिलैक्स करेंगे तो एक्सहेलेशन हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर उसके अंदर घट जाता है। ये याद रखिएगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। तो इनहेलेशन में लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है तो प्रेशर घटता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, एयर चलाता है अंदर। और जब एक्सहेलेशन होता है तो क्या करते हैं, लंग्स के वॉल्यूम को घटाते हैं। तो जब लंग्स का वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर अंदर बढ़ जाता है, तो अंदर से प्रेशर बाहर चला जाता है। तो एक प्रोसेस, तो आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन। ये जो पार्ट था रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये ओवर हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है आपका लंग सरफेस पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहां से कहां होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा लंग्स से ब्लड सर्कुलेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा ब्लड सर्कुलेशन से लंग्स में। तो एक हो गया लंग सरफेस पर डिफ्यूजन, और जो दूसरा हो गया ये हो गया आपका टिश्यू सरफेस पर डिफ्यूजन। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है ब्रीदिंग मैकेनिज्म और वेंटिलेशन के बाद का जो प्रोसेस है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हमने इसमें बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, और वह रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी वेंटिलेशन, प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन या उसी को कहते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म, वो कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।